हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने मॉडल्स के बारे में बात की और कुछ मॉडल्स का यूज़ करना हमने सीखा। आज के वीडियो में फिर से मैं आपकी मॉडल्स की दोहराई करवाऊंगा, उनकी विशेषताओं की और उनकी परिभाषा की, और साथ में कुछ अन्य मॉडल्स जैसे कि मस्ट, ought to, dare और need, इनका प्रयोग आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा मॉडल्स का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल्स की परिभाषा कि मॉडल्स होते क्या हैं। हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है, ये है क्या। मॉडल्स का जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मॉडल्स क्या होते हैं। ये वे हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब के मोड अर्थात एटीट्यूड को व्यक्त करते हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स कहलाते हैं। ये हम यूं भी कह सकते हैं कि जो मॉडल्स हैं वो ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये मेन वर्ब के साथ आके मेन वर्ब का मूड, उसका एटीट्यूड या उसका व्यवहार दर्शाती है कि किस प्रकार का व्यवहार मेन वर्ब कर रही है। जो मुख्य मॉडल्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं जैसे शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to, used to, कैन, कुड एटसेट्रा। और भी मॉडल्स होते हैं, पर ये जो मैंने आपको बताए हैं ये मुख्यतः हम अक्सर यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं मॉडल्स की विशेषताएं कि मॉडल्स की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले मॉडल जो है वो काल्पनिक एक्शंस जैसे कि एबिलिटी, सामर्थ्य, पावर, शक्ति या परमिशन, कोई अनुमति है या रिक्वेस्ट है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना और विलिंगनेस आदि को व्यक्त करते हैं। इस तरह की जो भावनाएं हैं इनको, इस तरह के एक्शंस को मॉडल जो है वो व्यक्त करते हैं। अगली विशेषता है इनकी क्या कि मॉडल जो है वो कभी भी अकेले नहीं आते हैं। मॉडल्स का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता है, बल्कि हमेशा मेन वर्ब के साथ ही इनका प्रयोग होता है। उससे अगली बात है कि इन पर यानी मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर अथवा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, किसी भी जेंडर का है, या उसमें कोई भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कुछ भी है सब्जेक्ट, उसका मॉडल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली बात है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि मॉडल्स के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। चाहे कोई भी टेंस हो फिर भी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अगर मॉडल है और साथ में तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ये आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और एक और बात कि मॉडल्स के साथ प्राय टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल और केवल दो मॉडल्स हैं हमारे, ought और used, इनके साथ टू का प्रयोग अवश्य होता है। इसीलिए हम कहीं इनको लिखते भी हैं तो हम टू लगा के ही लिख देते हैं, जैसे ought to, used to, इसी तरह लिख देते हैं ताकि कंफर्म रहे। बाकी इनके अलावा किसी मॉडल के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। तो ये थी मॉडल्स की कुछ चुनिंदा खासियत, कुछ विशेषताएं। अब हम आगे देखेंगे कुछ मॉडल्स का यूज कि उनको कैसे प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स के यूज में आज हम देखेंगे यूज ऑफ मस्ट और यूज ऑफ ought to। मस्ट का अर्थ है चाहिए। मस्ट का प्रयोग शुड और ought to से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि मस्ट के प्रयोग से अनिवार्यता या बाध्यता तथा कंक्लूजन प्रकट होता है। शुड या ought to का क्या है कि शुड और ought to का मीनिंग भी चाहिए ही होता है, लेकिन मस्ट का प्रयोग उन दोनों से कुछ अलग होता है। मस्ट का प्रयोग में ज्यादा अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट होती है। किस प्रकार से? देखिए, यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। यहां मस्ट आ गया है तो इसका मतलब तुम्हें अब जाना ही चाहिए, अभी जाना चाहिए। ऐसे ही यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। जब मैंने मस्ट कह दिया तो मैं सख्ती से मना कर रहा हूं कि तुम्हें मेरी डायरी बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। इसी प्रकार से यू मस्ट बी लॉयल टू योर कंट्री, तुम्हें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, पक्का। ये बात
में एक अनिवार्यता झलक रही है कि तुम्हें अपने देश के प्रति वफादार होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से मस्ट का प्रयोग जब हम करते हैं तो शुड एवं ought to से अलग इसके अंदर हम अनिवार्यता, बाध्यता या कंक्लूजन प्रकट करते हैं। अब इसी प्रकार से देखते हैं यूज ऑफ ought to। ऐसे ही मैंने पहले ही बताया है कि शुड, मस्ट, ought to तीनों का मीनिंग चाहिए होता है, लेकिन प्रयोग अलग अलग होता है। कैसे कि ought to का अर्थ भी शुड और मस्ट की तरह चाहिए है, लेकिन ought to का प्रयोग इन दोनों से अलग है। कैसे कि जब ought to का प्रयोग होता है तो वहां मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक कर्तव्य और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बहुत अधिक संभावना प्रकट होती है। तो मोरल ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है प्रकट करने के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे कि we ought to help the poor and the needy, हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है ये। इसी प्रकार से she ought to be back by 10 o'clock, उसे 10 बजे तक वापस आ जाना चाहिए। यहां एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी दर्शाई गई है कि उसके 10 बजे तक आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि she ought to be back by 10 o'clock, ये उसे 10 बजे तक वापस आ जाना चाहिए, मीन्स उसकी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इस प्रकार से जो है मस्ट और ought to का प्रयोग। अब बताया था कि शुड, मस्ट, ought to तीनों का मीनिंग चाहिए होता है, लेकिन तीनों का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। जब एक साधारण रूप से किसी को सलाह या सुझाव दे देते हैं तो उसमें शुड का प्रयोग आ जाता है। जब कहीं नैतिकता की बात आती है, नैतिक कर्तव्य की बात आ जाती है या बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात आ जाती है तो ought to का प्रयोग हो जाता है। और जब जहां बाध्यता, अनिवार्यता झलकती है वहां मस्ट का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आगे देखते हैं यूज ऑफ नीड, नीड का प्रयोग। नीड क्या है कि नीड को मॉडल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि नीड को एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मीन वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसी वजह से नीड को सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं। नीड जब मॉडल के तौर पे प्रयोग होता है तो वह आवश्यकता की कमी को व्यक्त करता है। नीड का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो आवश्यकता या जरूरत होता है। और जब ये मॉडल के तौर पर प्रयोग होता है तो ये आवश्यकता की कमी को व्यक्त करता है। और एक खास बात यह है कि जब मॉडल वर्ब के रूप में नीड होता है तो मॉडल वर्ब के रूप में नीड के बाद कभी भी टू नहीं आता है। और ज्यादातर इसका प्रयोग नकारात्मक और पूछताछ के वाक्यों में होता है। और नीड नॉट का जो संक्षिप्त रूप निडंट हम लिख देते हैं, कई जगह आपने देखा निडंट लिखा हुआ, ये नीड नॉट का संक्षिप्त रूप होता है। एक और बात कि मॉडल क्रिया के रूप में, जब मॉडल के रूप में नीड है तो उसका कोई नियमित पास्ट टेंस नहीं होता है। उस समय हम पास्ट टेंस को संदर्भित या दर्शाने के लिए नीड नॉट हैव या नीडंट हैव का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, यू नीड नॉट वरी अबाउट हर, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नकारात्मक वाक्य में इसका प्रयोग किया गया है। नीड ही कम टू यू एवरी डे, क्या उसे तुम्हारे पास हर रोज आने की जरूरत है? पूछताछ है, पूछताछ भी कुछ कुछ नकारात्मक भाव से कि हर रोज आने की जरूरत है, मतलब यूं होता है कि नहीं है ना, मतलब इस तरह की पूछना चाह रहा है वो। इसी तरीके से यू नीड नॉट हैव कम हेयर इन दिस रेन, तुम्हें इस बारिश में यहां आने की जरूरत नहीं थी। यानी कि कुछ पास्ट टेंस का बोध इसमें कराया जा रहा है, इसलिए नीडंट हैव का प्रयोग किया गया। यू नीड नॉट अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, नकारात्मकता के भाव में। तो इस प्रकार से जो है हम नीड का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ डेयर। नीड की तरह ही डेयर को भी मॉडल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों ही प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि डेयर का यूज भी एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब किया जा सकता है। इसीलिए डेयर को भी सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं। डेयर जो जब मॉडल के रूप में प्रयोग होता है
तो ये किसी कार्य को करने का दुस्साहस करना या हिम्मत करना या चुनौती देना व्यक्त करता है। डेयर का मीनिंग होता है साहस या साहस करना। तो जब ये मॉडल के रूप में प्रयोग होता है तो ये क्या व्यक्त करता है? चुनौती या कोई हिम्मत करना, दुस्साहस करना किसी बात के लिए, इस तरह की ये भावना व्यक्त करता है। और मॉडल वर्ब के रूप में जब डेयर का प्रयोग हो तो उसके बाद टू नहीं आता है। मॉडल वर्ब के रूप में डेयर के बाद टू नहीं आता है। और आमतौर पर डेयर का जो प्रयोग है वो नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। और मॉडल के रूप में डेयर का भी कोई पास्ट टेंस नहीं होता है। एग्जांपल्स देखिए, डेयर ही कम अगेन, उसकी दोबारा आने की हिम्मत है, यानी कि उसको चुनौती दे रहा है एक तरीके से। दे डेयर नॉट एक्सेप्ट माई चैलेंज, उनमें मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। नकारात्मकता के भाव में उसको हिम्मत करने की एक चुनौती पेश की जा रही है। इसी तरीके से ही डेयर नॉट एंटर द वेल, उसकी कुएं में जाने की हिम्मत नहीं है। हाउ डेयर यू कॉल मी नेम्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये भी एक प्रश्नात्मक रूप से, और ये एक तरीके से चुनौती को व्यक्त करता है। तो अब हमने देखा कि जो नीड और डेयर, दो मॉडल्स हमने इस प्रकार के पढ़े हैं जिनका प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब दोनों तरीके से हो सकता है। और इन दोनों को ही हम सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं। और इनका प्रयोग ज्यादातर नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है मॉडल के रूप में। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो उसके बारे में मैं क्षमा चाहूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में सलाह जरूर देंगे। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए बच्चों। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मैं फिर से आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।